दोस्तों, आज मैं आपसे एक बात बिना घूम फिर के कहना चाहता हूँ। वर्ल्ड ऑर्डर टूट चुका है। रूल्स बेस्ड सिस्टम खत्म हो चुका है और जो नया सिस्टम अब बन रहा है उसमें मोरालिटी है ही नहीं, नैतिकता है ही नहीं। सिर्फ पावर का रूल चलेगा। डेवोस के पिछले 72 घंटे सिर्फ स्पीचेस नहीं थे दोस्तों। वो एक ग्लोबल पावर शिफ्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था, जिसमें कुछ जीत गए, कुछ एक्सपोज हो गए और कुछ को समझ में आ गया कि उनका टाइम अब खत्म हो चुका है। दोस्तों, मैं आज एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ या सच्चाई आपको बोलने जा रहा हूं। भारत की ग्रोथ चाइना और अमेरिका दोनों के लिए प्रॉब्लमेटिक है। और जब जियोपॉलिटिक्स में कोई प्रॉब्लम बन जाता है तो रिएक्शन आता ही आता है। दोस्तों, इतिहास हर देश को सिर्फ एक ही बार ऐसी विंडो देती है। या तो उस विंडो से ऊपर उठ जाती है वो देश, या फिर हमेशा के लिए सेकेंड ईयर में फंस जाती है। भारत आज उसी विंडो के बिल्कुल बीच में खड़ा है। वंदे मातरम दोस्तों। मैवरिक जियोपॉलिटिक्स के आज के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि davos सिर्फ एक इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस है, तो आज का सेशन आपका परसेप्शन परमानेंटली बदलने वाला है। मैं अपने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के पिछले कुछ सालों के ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर यह कह सकता हूं आपसे। मैंने इतना इवेंटफुल, इतना डिसेप्टिव और इतना स्ट्रेटेजिकली डेंजरस डावोस कभी नहीं देखा। ये सिर्फ डबल धमाका नहीं था, ये था डबल डीलिंग, डबल क्रॉसिंग और नेकेड नेकेड पावर पॉलिटिक्स। पिछले 72 घंटे में दोस्तों रूल्स बेस्ड ऑर्डर एक्सपोज हो चुका है। नीचे आ, उस प्रीवियस वीडियो का लिंक दे रहा हूं मैं, उसे क्लिक करें और देखें, जहां पे मैंने पहले भी ये बात कही थी रूल्स बेस्ड ऑर्डर के टूटने के ऊपर। अभी मल्टीलैटरलिज्म एक हॉलो स्लोगन बन के निकल के आया है इस डेवोस वाले इकोनॉमिक फोरम में। और जियोपॉलिटिक्स ने ग्लव्स उतार दिए हैं, उतार के फेंक दिए हैं। और इस केओस के बीच एक कंट्री आराम से, शांति से बिग लीग में एंटर कर चुकी है दोस्तों। जी हाँ, आपका और मेरा प्यारा भारत। डेवोस के दो सबसे बड़े आउटकम्स अगर आप मुझे पूछें तो आ, मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। आउटकम नंबर 1, ग्रीनलैंड और ईरान का शैडो प्ले। ग्रीनलैंड पर डील के आउटलाइंस आ चुके हैं। फॉर्मल हो या इनफॉर्मल, डायरेक्शन क्लियर है मोर और लेस। और ग्रीनलैंड के बाद नेक्स्ट प्रेशर पॉइंट है ईरान। मिलिट्री पोजिशनिंग, नेवल मूवमेंट्स, एनर्जी कॉरिडोर, ये सब एक ही चीज बोल रहे हैं। वॉर प्लानिंग चल रही है, सिर्फ अनाउंसमेंट बाकी है। आउटकम नंबर 2, भारत यूरोपियन यूनियन स्ट्रेटेजिक मेगा शिफ्ट। भारत और यूरोपियन यूनियन डील सिर्फ एफटीए नहीं है, ये है एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट। डिफेंस एंड सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर्स एंड क्लीन टेक, एआई, साइबर एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रा, काउंटर टेररिज्म, स्किल्ड वर्कफोर्स मोबिलिटी। और सबसे जरूरी बात, यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट ने खुद कहा, वी अपहोल्ड यूएन चार्टर एंड मल्टीलैटरलिज्म विद इंडिया। ये एक डायरेक्ट मैसेज है यूएसए और चाइना दोनों के लिए। अब रशिया, नेटो और इनके डबल गेम्स क्या चल रहे हैं। रशिया का साइलेंट एग्जिट प्लान चल रहा है दोस्तों। चीन उसे इकोनॉमिकली स्क्वीज कर रहा है, इसीलिए रशिया अब भारत और यूरोपियन यूनियन के साथ ब्रीदिंग स्पेस ढूंढ रहा है। आप जानते हैं कितने सस्ते में चीन रशिया से तेल खरीद रहा है, क्रूड ऑयल। नेटो ग्रीनलैंड पर बोलता है, यूरोपियन यूनियन यूएसए के साथ डील स्क्रैप करता है, फिर आउटलाइन आ जाता है। मैसेज सिंपल है, ट्रस्ट खत्म और इंटरेस्ट जिंदा। नेटो ग्रीनलैंड पर सिर्फ बोल रहा है दोस्तों, करने की कुछ ताकत है नहीं, क्योंकि नेटो का बाप तो अमेरिका ही है। तो वो बाप से कैसे पंगे लेगा आप। वही बात है ना। यूरोपियन यूनियन यूएसए का जो ट्रेड एग्रीमेंट था उसको स्क्रैप कर दिया गया है। चलो अच्छी बात है, एक झटका लगेगा यूएस को। बट देन यूरोपियन यूनियन को ये सोचना पड़ेगा कि आप आगे क्या करना चाहते हो। तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी अभी आगे क्या होता है। दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूं एक ऐसे टॉपिक पर या ऐसे जगह पर जहां पर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आइडियोलॉजिकल और इकोनॉमिक वॉर चल रहा है। ग्लोबलाइजेशन वर्सेस डी ग्लोबलाइजेशन।
और सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, चाइना ग्लोबलाइजेशन के बिना सरवाइव ही नहीं कर सकता। इसमें कोई डिबेट नहीं है, कोई थियरी नहीं है। ये एक हार्ड इकोनॉमिक रियलिटी है। चाइना का पूरा इकोनॉमिक मॉडल सिर्फ एक पिलर पर खड़ा है, और वो है एक्सपोर्ट। चाइना का डोमेस्टिक कंजम्पशन जो है वो वीक है, पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा है, रियल एस्टेट कोलैप्स हो चुका है, चाइनीज लोकल गवर्नमेंट्स कर्जे में डूबी हुई हैं, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफिशियली रिपोर्ट ही नहीं हो रहा कि कितना अनएम्प्लॉयमेंट है उनके देश में। तो जब आपके पास डोमेस्टिक डिमांड नहीं है, प्रॉपर्टी बबल बस्ट है, डेमोग्राफी नेगेटिव है, और डेट यानी कर्जा अनसस्टेनेबल है, तो आपके पास सिर्फ एक रास्ता बचता है दोस्तों, बाहर बेचो, और ज्यादा बेचो। इसीलिए चाइना ग्लोबलाइजेशन चाहता है, ओपन मार्केट्स चाहता है, फ्री ट्रेड का लेक्चर देता है, क्योंकि ये उसके सर्वाइवल का सवाल है। अगर एक्सपोर्ट बंद हो गया तो चाइना का इंटरनल सिस्टम कोलैप्स करेगा। अमेरिका वही बोलता है कि हम री इंडस्ट्रियलाइजेशन लाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग वापस लाएंगे, जॉब अमेरिका में क्रिएट होंगे, सप्लाई चेन्स घर लाएंगे। सुनने में ये सब बहुत ही पेट्रियोटिक लगता है, गुड़ी गुड़ी टाइप है, अच्छी बातें हैं। लेकिन रियलिटी में दोस्तों ये एक फैंटेसी है। क्यों? क्योंकि अमेरिका का लेबर कॉस्ट बहुत ही ज्यादा है, एनवायरमेंटल लॉज जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, और मैन्युफैक्चरिंग अगर आपको ग्रो करनी है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट में आपको कॉम्प्रो करना ही पड़ता है। आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ही नहीं पाओगे अपने देश का। मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स कई दशकों से खोखली हो चुकी है उनकी। देर आर नो स्किल्ड लेबरर्स इन अमेरिका। इंफ्रास्ट्रक्चर आउटडेटेड है, 70-80 साल पहले सारा इंफ्रा बना था उनका, वो अभी भी चल रहा है, तो उसको अपग्रेड नहीं किया इन्होंने। आप ओवरनाइट फैक्ट्री कल्चर रिक्रिएट नहीं कर सकते। ब्लू कॉलर इकोसिस्टम, नाउ व्हाट इज ब्लू कॉलर? ब्लू कॉलर यानी फैक्ट्री वर्कर इकोसिस्टम, व्हाइट कॉलर इज ऑफिस वर्कर इकोसिस्टम। सो ब्लू कॉलर इकोसिस्टम जो है वो वापस नहीं ला सकते इतने आसानी से। कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस चाइना या एशिया के लेवल पर नहीं ला सकते। हाँ, पार्शियल सक्सेस जरूर पॉसिबल है स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में, जैसे डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल टेक। लेकिन फुल स्केल इंडस्ट्रियल कमबैक मिरेकल होगा अगर इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया अमेरिका ने। और इसीलिए जो हो रहा है वो एक क्लीन शिफ्ट नहीं है, बल्कि एक मेसी कंफ्यूज्ड ट्रांजिशन है। इसका रिजल्ट एक फॉगी हाइब्रिड वर्ल्ड ऑर्डर। ना पूरी ग्लोबलाइजेशन खत्म हो रही है, ना पूरी डी ग्लोबलाइजेशन हो पा रही है। दुनिया जा रही है सिलेक्टेड ट्रेड की तरफ, ट्रस्टेड पार्टनर्स की तरफ, रीजनल ब्लॉक्स की तरफ। इंडिया यूएई का जो अभी डिस्कशन हुआ है 2-3 दिन पहले, वो एक एग्जांपल है, स्ट्रेटेजिक सप्लाई चेन्स की तरफ। इसीलिए आप देखते हो यूरोपियन इंडिया अलाइनमेंट, मिडल ईस्ट कॉरिडोर्स, आईमैक वाला जो कॉरिडोर है, जो रेड सी होके सुइस कनाल होके जाएगा, वाया सुइस कनाल अवॉइड करके सऊदी के थ्रू, जॉर्डन के थ्रू इसराइल निकलेगा। इंडो पैसिफिक फोकस, टेक्नोलॉजी नेशनलिज्म की बातें हो रही है। ये एक फॉगी हाइब्रिड सिस्टम है दोस्तों, जहां इकोनॉमिक्स भी जियोपॉलिटिक्स है, ट्रेड भी सिक्योरिटी है, और सप्लाई चेन भी एक वेपन है। और इसी कंफ्यूजन में जो कंट्री सबसे शांति से मूव कर रहे हैं उनमें से एक है भारत। भारत ना चाइना की तरह पैनिक कर रहा है, ना अमेरिका की तरह नोस्टैल्जिया में जी रहा है। भारत का मॉडल बहुत ही सिंपल है, सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन विथ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, हमें कहाँ पैर डालना है। और इसी वजह से भारत इस ग्लोबल टग ऑफ वॉर का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी बन सकता है। दोस्तों, जब पूरी दुनिया पैनिक मोड में है, जब कोई टैरिफ्स चला रहा है, कोई सैंक्शंस की धमकी दे रहा है, कोई वॉर के ड्रम्स बजा रहा है, भारत का अप्रोच बिल्कुल अलग है। भारत का अप्रोच इमोशनल नहीं है, भारत का अप्रोच रिएक्शनरी नहीं है। भारत का अप्रोच है काम, कैलकुलेटेड एंड कॉन्फिडेंट। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये कॉन्शियस स्ट्रेटेजिक चॉइस है। एआई पर भारत का क्लियर स्टैंड है। जब डेवॉस में एआई पर
अब हाल ही में डिस्कशन हुई हो रही थी, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का क्या नैरेटिव था? बिलियन डॉलर वैल्यूएशंस, हाइप ड्रिवन मॉडल्स, पावर कंसंट्रेशन, डेटा मोनोपोलीज। भारत ने वहां एक मेजर्ड बट ब्रूटल पुशबैक दिया। अश्विनी वैष्णव जो हमारे आईटी मिनिस्टर है वो भी वहां पे हैं, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया उसमें बहुत सारे अच्छी चीजें निकल के आई है। भारत ने बोला एआई का आरओआई क्या है, यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, इनपुट कॉस्ट कितना है, आउटपुट इम्पैक्ट कितना है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। यहाँ फैंटेसी नहीं चली, यहाँ हाइप नहीं चली। भारत का फोकस रहा गवर्नेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, लॉजिस्टिक्स, एग्रीकल्चर, पब्लिक सर्विस डिलीवरी। मैसेज बहुत ही सिंपल था दोस्तों। टेक्नोलॉजी का मतलब है इम्पैक्ट, सिर्फ वैल्यूजन नहीं। और यहीं से इंडिया का एआई अप्रोच बाकी दुनिया से फंडामेंटली डिफरेंट हो जाता है। भारत ना तो ब्लाइंड ग्लोबलाइजेशन कर रहा है, ना ही ब्लाइंड डी ग्लोबलाइजेशन। भारत का जो मॉडल है वो है सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन। भारत ने केयरफुली चूज किया है यूएई को एनर्जी, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंस के लिए, ऑस्ट्रेलिया को मिनरल्स, एजुकेशन और इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी के लिए, यूके को सर्विसेज, फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए, ईएफटीए यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन को हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग के लिए, और यूरोपियन यूनियन को डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, स्ट्रेटेजिक टेक, इन सब चीजों के लिए। और लाइन में नेक्स्ट कौन है दोस्तों? आप जरा गेस कीजिए। ब्राजील, लैटिन अमेरिका गेटवे। ये डील्स रैंडम नहीं है दोस्तों, ये एक डेलिबरेट आर्किटेक्चर का हिस्सा है। हर डील के पीछे एक सवाल है, क्या ये स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी बढ़ाती है? क्या ये सप्लाई चेन रेजिलियंस देती है? क्या ये लॉन्ग टर्म कैपेबिलिटी बिल्ड करती है? अगर जवाब हाँ है, डील होगी। अगर जवाब ना है, वॉक अवे, जैसे भारत ने अमेरिका के साथ किया। इट वॉज वेरी क्लियर कि हम अमेरिका को भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं आने देंगे। सो भारत और अमेरिका की फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है वो अभी तक लटकी हुई है, इट्स नॉट येट क्लियर्ड। पर यहां पर वार्निंग बिल्कुल क्लियर है दोस्तों। यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रियलिटी चेक जरूरी है सबके लिए। इतना पैसा, इतना इन्वेस्टमेंट, इतनी अपॉर्चुनिटीज, अगर गवर्नेंस टाइट नहीं हुआ भारत का, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, सब कुछ वेस्ट हो जाएगा। सबसे पहला प्रॉब्लम हमारा करप्शन। अगर करप्शन फिर से घुस गया ये सब में, प्रोजेक्ट्स डिले होंगे, कॉस्ट इन्फ्लेट होंगे, क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और ग्लोबल कैपिटल सबसे पहले ट्रस्ट खोता है दोस्तों, दे विल रन अवे। ट्रस्ट गया मतलब अपॉर्चुनिटी गई। वार्निंग नंबर टू, पोल्यूशन। बिना इंडस्ट्रियलाइजेशन के ही हमारे देश में इतना पोल्यूशन है दोस्तों। तो आप सोचिए, अगर हम चाइना को कॉम्पीट करने जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग में, वियतनाम को हम बोलेंगे कि बीइंग 1.4 बिलियन पीपल वी आर मोर पावरफुल देन यू एंड वी वांट टू बिकम मोर पावरफुल इन मैन्युफैक्चरिंग देन यू, तो आप सोचिए हमको कितना पोल्यूशन झेलना पड़ेगा, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। तो भारत को चाइना वाली गलती रिपीट नहीं करनी है। अनप्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन का रिजल्ट होगा भारत में एयर क्राइसिस, वाटर क्राइसिस, हेल्थ क्राइसिस, सोशल इंस्टेबिलिटी। ये सारी चीजें होंगी जो चीन में हो चुकी है पहले। लेकिन भारत को के पास एक एडवांटेज भी है आज, एंड दैट इज अ लेट मूवर एडवांटेज। हम हमारे पास केस स्टडीज अवेलेबल है कि चाइना ने किस तरह ग्रो की और उसको उसकी नदियां कैसे दूषित हुई। तो वी कैन लर्न फ्रॉम दैट। एंड वो अगर हम लोग प्रोएक्टिव तरीके से अगर उस चीज को मैनेज करें, आई थिंक वी कैन डू वेल। हमारे पास ग्रीन टेक एक्सेस है, हमारे पास पॉलिसी लर्निंग है। पर अगर हम स्पीड के चक्कर में सस्टेनेबिलिटी भूल गए, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पर पोल्यूशन अलाउ अगर हमने कर दिया, तो जो चाइना के साथ पिछले 30-40 साल में हुआ है, वो हमारे साथ तो शायद 5 साल में हो जाए, बिकॉज ऑफ द जो लचर हमारी व्यवस्था है। सो हमको पहले व्यवस्था सुधारनी पड़ेगी दोस्तों। बिना व्यवस्था सुधारे मैन्युफैक्चरिंग अगर आप भारत में ले आए, इट विल बिकम कैटास्ट्रोफिक फॉर अस। बहुत प्रॉब्लम देगा अपने को पहले सिस्टम सुधारना है, अपने इंटरनल इश्यूज को सॉल्व करना है। देन धीरे धीरे इनको आप एनेबल करो, भैया आप आओ, आप धंधा लगाओ हमारे यहाँ पे।
इंफ्रा इज गुड, लॉजिस्टिक्स इज गुड, 24 घंटा पानी बिजली सब कुछ है, पोर्ट का एक्सेस है, रोड का एक्सेस है, एयरपोर्ट का एक्सेस है आपके प्लांट से। यू हैव टू बिल्ड द प्लग एंड प्ले capability in such a way कि corporates automatically come in and they just put their business and that goes on auto mode, not really auto mode लेकिन enable करके देना पड़ेगा उनको ताकि वो लोग प्लग एंड प्ले कर सकें। बॉटम लाइन, भारत आज ना एग्रेसिव है ना डिफेंसिव है, भारत असर्टिव है, अपनी बातें रखता है और अच्छे से रखता है। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भारत की इंटैक्ट है, पार्टनरशिप्स डाइवर्सिफाइड हैं हमारी, इंटरनल रिफॉर्म्स ऑनगोइंग हैं। और इसी वजह से जब दुनिया कंफ्यूजन में है, भारत एक एंकर की तरह इमर्ज इमर्ज कर रहा है। थोड़ा सा पड़ोसियों के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। चाइना पाकिस्तान। यहाँ चाइना और पाकिस्तान के केस में दोस्तों, यहाँ पर कोई रोमांटिक जियोपॉलिटिक्स नहीं है, यहाँ पर सिर्फ कोल्ड रियलिज्म है। एक बात बिल्कुल क्लियर है, चीन और अमेरिका दोनों भारत की राइस से, राइस नॉट चावल, राइस ग्रोथ, ग्रोथ से अनकंफर्टेबल है। रीजन बिल्कुल सिंपल है, भारत का ग्रोथ यानी चाइना के मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस को चैलेंज करेगा, अमेरिका के ग्लोबल लीडरशिप मोनोपोली को डाइल्यूट करेगा। और जब दो सुपर पावर्स को लगता है कि कोई तीसरा चुप चुप चुपचाप उनकी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, तो जियोपॉलिटिक्स में एक पुराना रूल एक्टिवेट हो जाता है, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन रिस्की होता है, इसीलिए प्रॉक्सीज यूज किए जाते हैं। और इंडिया के केस में वो प्रॉक्सी का काम है, प्रॉक्सी का नाम है क्या? बिल्कुल, पाकिस्तान। पाकिस्तान खुद एक प्लेयर नहीं है दोस्तों, वो सिर्फ एक टूल बन चुका है अब, टूल फॉर स्ट्रेटेजिक डिस्ट्रैक्शन, मिलिट्री प्रोवोकेशन, डिप्लोमेटिक नॉइज, इमोशनल बेटिंग, कभी टेररिज्म के थ्रू, कभी सीज फॉर वायलेशन के थ्रू, कभी इंटरनेशनल फोरा पर ड्रामा क्रिएट करके। पाकिस्तान का ऑब्जेक्टिव जीतना नहीं होता, उसका ऑब्जेक्टिव होता है भारत को डिरेल करो। चाबर प्रोजेक्ट याद है ना? चाबर प्रोजेक्ट का जो ओरिजिनल रूट था वो लाहौर, अमृतसर होके लाहौर जाना था उसे, एंड देन पंजाब एंटर करते ही, लाहौर एंटर करते ही, देन वी हैड टू गो टू अफगानिस्तान बाय रोड। इट वाज नॉट थ्रू ईरान, ईरान वाला तो बाद में आया। सो पाकिस्तान का फंडा क्लियर है, मैं ना तुझे मेरे रास्ते, मेरे देश के थ्रू बिजनेस करने दूंगा, ना तू कमाएगा ना मैं कमाऊंगा। अब पाकिस्तान कैसे कमाता है ये सब में? पाकिस्तान को भी एक चुंगी या टोल मिल जाता भारत के, भारत के साथ अगर वो ये डील कर लेता अफगानिस्तान एंट्री के लिए। चाइना और अमेरिका दोनों अपने अपने कॉन्टेक्स्ट में दोस्तों पाकिस्तान को प्रेशर वॉल्व के रूप में देखते हैं। भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रैप क्या है यहाँ पर? इमोशनल रिएक्शन। अगर भारत हर प्रोवोकेशन पर रिएक्ट करेगा, हर इंसिडेंट को वॉर बना देगा, हर नैरेटिव में फंस जाएगा, तो भारत अपने सबसे ज्यादा एडवांटेज खो देगा, विच इज स्ट्रेटेजिक फोकस। और इसीलिए भारत का रेस्पॉन्स बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इमोशन नहीं, क्योंकि इमोशन से गलती होती है, और जियोपॉलिटिक्स में गलती की सजा का कोई स्कोप नहीं होता, गलती की माफी का कोई स्कोप नहीं होता। ब्रदर, नी जर्क वॉर नहीं करना है, क्योंकि वॉर सिर्फ बैटलफील्ड पर नहीं होती दोस्तों, इकोनॉमी, डिप्लोमेसी और सोसाइटी सब हिट होती है। तो भारत करे क्या? भारत को लॉन्ग गेम खेलना चाहिए, लॉन्ग टर्म गेम। चीन और अमेरिका दोनों शॉर्ट टर्म टर्बुलेंस क्रिएट कर सकते हैं, ये तो हम सब मानते हैं, लेकिन भारत का एडवांटेज है टाइम और ट्रेजेक्टरी। भारत को पता है डेमोग्राफी उसके साइड है, ग्रोथ उसके साइड है, ग्लोबल ट्रस्ट उसके साइड है, बस कंसिस्टेंसी चाहिए। स्ट्रेटेजिक पेशेंस रखें। स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब वीकनेस नहीं होता, स्ट्रेटेजिक पेशेंस का मतलब होता है कब स्ट्राइक करना है ये हम डिसाइड करेंगे, कब इग्नोर करना है ये भी हम डिसाइड करेंगे, कब प्रेशर बिल्ड करना है ये प्लान करेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट कब साइलेंस ज्यादा पावरफुल है ये जानना हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। नॉइस से ज्यादा साइलेंस, आप शांति से अगर काम करेंगे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, प्रॉब्लम हो ना हो वी डोंट केयर, बट देन आवर नेशनल ऑब्जेक्टिव शुड बी मेट इन अ वेरी लेस नॉइजी एनवायरनमेंट। क्योंकि मैंने जैसे कहा दोस्तों, भारत को अगर ग्रो करना है, $10 ट्रिलियन की एटलीस्ट इकोनॉमी बननी है, तो भारत को फोकस रखना पड़ेगा। भारत ने अगर फोकस डाइवर्ट कर दिया
तो बहुत प्रॉब्लम होगा भारत के लिए। देन देर विल बी मल्टीपल इश्यूज जो भारत को देखने पड़ेंगे, और वो अगर इश्यूज हम देखने लग गए, या उसमें ज्यादा अगर फोकस चला गया, ज्यादा समय हमारा चला गया, तो हम हमारे मेन टारगेट पर बढ़ नहीं पाएंगे। हमारा सबसे पहला टारगेट है क्या, 2047 यानी 47 तक भारत को एक विकसित देश बनाना। सो वो अपने को फोकस करना है, इकोनॉमी को बढ़ाना है। भारत एक्चुअली आज एक ऐसी स्वीट पोजीशन पर है दोस्तों, जहां एक गलत कदम ग्रोथ को पूरा डिरेल कर सकता है, और एक सही कदम भारत को नेक्स्ट लीग में लेके जा सकता है। और उसकी शुरुआत इस डेवस फोरम से हो चुकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से। ये भी याद रखिए कि फाइट सिर्फ बॉर्डर्स की नहीं होती, फाइट नैरेटिव की भी होती है, पेशेंस की भी होती है, और एंडोरेंस की भी होती है। नैरेटिव की फाइट हमें जीतनी है दोस्तों। वी आर एक्सट्रीमली पुअर इन नैरेटिव बिल्डिंग। हम नैरेटिव क्रिएट ही नहीं करते। चाइना और अमेरिका दोनों जल्दी में है, भारत को जल्दी नहीं है। भारत का सबसे बड़ा वेपन है टाइम, टेम्परामेंट और क्लैरिटी। और इसी वजह से भारत अपनी लाइन होल्ड करके रखता है। और ये जो अपॉर्चुनिटी, ये किसी पार्टी या आइडियोलॉजी की अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये 145 करोड़ भारतीयों की अपॉर्चुनिटी है। वी नीड टू कैपिटलाइज दिस। इस विंडो को अगर मिस कर दिया दोस्तों, तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगी, इतिहास हमें साफ कर देगी। चलिए यहीं पर आज के सेशन का अंत करते हैं, अपने बातों को यहीं विराम देते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आप देखते जरूर हैं हमारे चैनल को, पर सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।